मुगल साम्राज्य एक समय पर हिंदुस्तान की शान हुआ करता था। अपनी भव्यता, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। लेकिन औरंगजेब के तख्त पर बैठते ही सब बदलने लगा। नीतियां बदलने लगीं, साम्राज्य का विस्तार होने लगा और पुरानी परंपराएं कहीं पीछे छूट गईं। उसका सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना, एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना जो पहले कभी नहीं देखा गया। और उसने साम्राज्य को उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मदुरई तक फैला दिया। एक विशाल क्षेत्र जिस पर शासन करना आसान नहीं था, लेकिन यह विस्तार भारी कीमत पर हुआ। इंसानी जानों की कीमत, संसाधनों की कीमत और साम्राज्य की स्थिरता की कीमत। लगातार युद्ध, खासकर मराठों के साथ एक ऐसा संघर्ष जो दशकों तक चला, शाही खजाने को खाली कर रहे थे। युद्धों के कारण आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। सैनिक थक चुके थे। सालों से चल रहे युद्धों से उनका मनोबल टूट चुका था। प्रशासन चरमरा रहा था। भ्रष्टाचार और अक्षमता हर तरफ फैली हुई थी। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने असंतोष फैला दिया। हिंदू और अन्य धर्मों के लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। मराठों के साथ उसकी लड़ाई एक नासूर बन गई, एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं पाया, जिसने साम्राज्य की ताकत और गौरव दोनों को गहरी चोट पहुंचाई। साम्राज्य अंदर से कमजोर हो रहा था। दक्षिण में शिवाजी और मराठों ने ऐसी चिंगारी सुलगाई, एक विद्रोह की ज्वाला जो पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसे औरंगजेब बुझा नहीं सका। उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। लाखों सैनिक मारे गए, अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए, दौलत बर्बाद हुई, साम्राज्य की आर्थिक नींव हिल गई। लेकिन मराठा शक्ति को दबाया नहीं जा सका। वे लगातार लड़ते रहे अपनी स्वतंत्रता के लिए। औरंगजेब की मौत के समय साम्राज्य कागज पर तो विशाल था, लेकिन असल में बेहद कमजोर, एक खोखला ढांचा जो कभी भी गिर सकता था। खजाना खाली, साम्राज्य दिवालिया होने की कगार पर था। सेना थकी हुई, लड़ने की इच्छा शक्ति खो चुकी थी और हर तरफ विद्रोह की आग। लोग अब और सहन करने को तैयार नहीं थे। यह एक ऐसे पेड़ जैसा था जिसकी जड़ें अंदर से खोखली हो चुकी थीं। दीमक की तरह साम्राज्य को अंदर से खा रहे थे। बस एक तेज झोंके की देर थी, एक आखिरी धक्का जो इसे हमेशा के लिए गिरा दे। औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन का दौर शुरू हो गया। एक शानदार युग का अंत निकट था। साम्राज्य की असली ताकत उसके खजाने में थी। यह वो नींव थी जिस पर सल्तनत की इमारत टिकी हुई थी। और दक्कन का युद्ध एक भयानक भंवर की तरह उसी खजाने को निगल गया। यह युद्ध एक दीमक की तरह शाही संपत्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। औरंगजेब की दक्कन को जीतने की जिद ने एक ऐसी आग लगा दी जिसने शाही खजाने को लगभग सूखा दिया। खजाने की हालत बद से बदतर होती चली गई। सेना को सालों तक दूर दराज मैदानों में बनाए रखना एक ऐसा बोझ था जो बेहद महंगा साबित हुआ। सैन्य साजो सामान और सैनिकों की रसद पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। नए कर लगाए गए, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया। लेकिन युद्ध की लागत इतनी ज्यादा थी कि वो सारे नए कर भी नाकाफी साबित हुए, कि कोई भी वसूली उसे पूरा नहीं कर सकी। राजस्व संग्रह में भारी कमी आई। जागीरदारों को वेतन नहीं मिला। शाही अधिकारी अपनी तनख्वाह के लिए तरस गए। प्रशासन में भ्रष्टाचार और असंतोष बढ़ा। हर तरफ अराजकता का माहौल था। दक्कन का युद्ध सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि इसने लाखों जानें भी ले गया। ये एक ऐसा घाव था जो कभी भर नहीं पाया। मराठों की छापामार नीति ने मुगल सेना को दिन रात परेशान किया। मुगल सेना को थका और तोड़ दिया। सैनिकों का मनोबल गिर गया। यह एक ऐसा युद्ध था जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसे न मुगल जीत पा रहे थे न छोड़ पा रहे थे। यह एक दुष्चक्र बन गया था। औरंगजेब की जिद ने इसे पूरे साम्राज्य के लिए विनाशकारी बना दिया। यह जिद साम्राज्य के पतन का कारण बनी। जब खजाना खाली होता है तो इमारतें जर्जर और शानदार महल खंडहर में तब्दील होने लगते हैं। सड़कें वीरान, गलियां सुनसान और किसान विद्रोही हो जाते हैं। चारों तरफ अशांति और विद्रोह का माहौल बन जाता है। दक्कन का नासूर मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ तोड़ चुका था। यह साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। औरंगजेब के बाद मुगल तख्त पर बैठे शासक अपने पूर्वजों की छाया मात्र थे। उनमें न प्रशासनिक क्षमता थी न सैन्य कौशल। तख्त के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो गया और सत्ता की असली ताकत अब दरबारियों और अमीरों के हाथों में चली गई। सैयद बंधु जैसे किंग मेकर दरबार की राजनीति चलाने लगे। बादशाह अब कठपुतली बनकर रह गया। केंद्रीय सत्ता कमजोर होते ही सूबेदार और गवर्नर मनमानी करने लगे।
बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे स्वतंत्र हो गए। दिल्ली का बादशाह अब सिर्फ नाम का शासक रह गया था। असल में साम्राज्य टुकड़ों में बंट चुका था। जिस साम्राज्य को बनाने में पीढ़ियां लगी थीं, वह कुछ दशकों में ही बिखरने लगा। कमजोर उत्तराधिकारियों की अयोग्यता और विलासिता ने मुगल विरासत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। केंद्र की सत्ता कमजोर होते ही साम्राज्य के भीतर विद्रोह भड़क उठे। जाट, सिख और राजपूतों ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। जाट सरदारों ने दिल्ली के करीब एक शक्तिशाली राज्य खड़ा किया, यहां तक कि आगरा के किले पर भी कब्जा कर लिया। पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह और बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने पंजाब के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। सिखों ने मिसलों में संगठित होकर अपना संघर्ष जारी रखा और अंततः पंजाब पर नियंत्रण स्थापित किया। राजपूत, जो कभी मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे, अब स्वतंत्रता की राह पर चल पड़े। उन्होंने अपनी रियासतों को मजबूत किया और दिल्ली से दूरी बना ली। साम्राज्य, जो कभी इन शक्तियों के सहयोग से चलता था, अब उन्हीं के विद्रोह की आग में जल रहा था। यह आग साम्राज्य की बची खुची ताकत को भी भस्म कर रही थी। मुगल साम्राज्य के कमजोर होते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था और नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। ये वो दौर था जब सदियों से चली आ रही सत्ता का संतुलन बिगड़ने लगा था और हर कोई अपनी दावेदारी पेश करने को तैयार था। सबसे प्रमुख थे मराठा, जिन्होंने अपनी वीरता और कुशल रणनीति से पूरे भारत में अपना दबदबा कायम किया। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठाओं ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। उनका साम्राज्य न केवल विशाल था, बल्कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध था। मराठा अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बन गए थे जो दिल्ली की राजनीति के नियंत्रक बन गए। उन्होंने मुगलों को अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। चौथ और सरदेशमुखी वसूलना उनकी असली सत्ता का प्रतीक था। ये कर उन्हें इस बात की गारंटी देते थे कि वे उस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। एक समय ऐसा आया जब मुगलों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुगल बादशाह भी मराठों की शरण में था। ये एक ऐतिहासिक पल था जो मुगल साम्राज्य के पतन और मराठा साम्राज्य के उदय का प्रतीक था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठा शक्ति कमजोर जरूर हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। मराठों ने मुगल साम्राज्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। इस हार के बाद मुगल कभी भी अपनी पुरानी शक्ति हासिल नहीं कर पाए। पंजाब में सिखों ने मिसलों के जरिए अपनी ताकत बढ़ाई और एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। और अंततः महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने एकजुट होकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य स्थापित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। बंगाल, जो कभी मुगल साम्राज्य का एक समृद्ध प्रांत था, अवध अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था। हैदराबाद जैसे सूबेदारों ने भी, जो कभी मुगल साम्राज्य के अधीन थे, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। वे नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह को मानते थे, असल में पूरी तरह स्वतंत्र थे। वे अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र थे। वे अपने सिक्के ढालते, अपनी विदेश नीति तय करते और अपने तरीके से शासन करते थे, और दिल्ली को कोई राजस्व नहीं भेजते थे। इससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। मुगल साम्राज्य अब सिमटकर दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक रह गया था। उनकी शक्ति और प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मुगल साम्राज्य की कमजोरी की खबरें सरहदों के पार भी पहुंच गई थीं। ईरान के नादिर शाह ने 1739 में हिंदुस्तान पर हमला किया। उसकी नजर दिल्ली की अपार संपत्ति पर थी। मुगल सेना करनाल में बुरी तरह हारी, जिससे दिल्ली तक का रास्ता खुल गया और नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ मानो शहर पर कोई भयानक साया उतर आया हो। एक अफवाह के बाद दिल्ली में कत्ल-ए-आम हुआ। हजारों बेगुनाह मारे गए। शहर लाशों से पट गया। हर तरफ मातम का माहौल था। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, कोहे नूर, हीरा और तख्त-ए-ताउस तक ले गया, जो मुगल बादशाहत की शान हुआ करते थे। शाही खजाना पूरी तरह खाली हो गया। यह लूट सिर्फ दौलत की नहीं, मुगल साम्राज्य के मान सम्मान की भी थी। नादिर शाह के हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि मुगल साम्राज्य अब पूरी तरह खोखला है। इसके बाद अफगान आक्रमणकारियों के लिए भी रास्ता खुल गया, क्योंकि दिल्ली की रक्षा करने वाला कोई नहीं था और दिल्ली लुटेरों के रहमो क्रम पर रह गई। मुगल साम्राज्य का पतन एक लंबी धीमी प्रक्रिया थी, एक किला जिसकी नींव दीमक चाटती रही और अंत में वह ढह गया।
औरंगजेब की विस्तारवादी नीति और दक्कन का युद्ध पहली बड़ी दरार थी जिसने खजाने और सेना को थका दिया। कमजोर उत्तराधिकारी दरबारियों की साजिशें और प्रशासन में भ्रष्टाचार ने बिखराव को तेज कर दिया। जाट, सिख, मराठा जैसी शक्तियों ने सिर उठाया और साम्राज्य विद्रोह की आग में जलने लगा। उजड़ते महल, खाली खजाना और विदेशी आक्रमण, ये सब पतन के बाहरी लक्षण थे। असली बीमारी अंदर थी। मुगल का नाम अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गया था। बादशाह का फरमान बेअसर हो चुका था। साम्राज्य एक दिन में नहीं गिरा, वह भीतर से बिखर गया। बाहरी शक्तियों ने तो बस गिरती दीवार को आखिरी धक्का दिया।